सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को कैसे ड्राइव करना है आगे, वो देखते हैं। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट दिया हुआ है कि ग्लोबल शिफ्ट क्या आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और हाई इनोवेशन है, हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, हाई स्किल्स यूज़ हो रहे हैं और कॉम्प्लेक्स हो गया है सप्लाई चेन आपका पूरा। और यूएस के हाई टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल शिफ्ट आ गया पूरा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में। तो अभी करंट स्टेटस क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है हमारे इंडिया की वो लगभग $8,900 है, जबकि वर्ल्ड की $32,000 है। और अगर वहीं पे देखें कि जो है टोटल मार्केट वैल्यू चाइना की, तो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चाइना की अगर देखें तो $4,658 है, वहीं इंडिया की $461 है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है। और इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में भी इसी तरह बहुत ज़्यादा गैप है। न्यू टेक्नोलॉजी एजुकेशन अप्रोच में क्या बोलते हैं, कैसे एजुकेशन में कैसे चेंज लाना है, कि जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और रॉट लर्निंग पे फोकस करता है और ग्रेड सिस्टम पे फोकस करता है और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है और हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं है, करना नहीं सिखाता। तो ज़रूरत क्या है कि हम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको रीडिज़ाइन करें अपना करिकुलम, ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी थोड़ा आसान बने। और एडवांस लैब्स बनाने की ज़रूरत है और वर्कशॉप्स बनाने की ज़रूरत है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरा, हमें कोर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो पहले हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने से पहले बोल रहे हैं कि हमें बेसिकली मैन्युफैक्चर मशीनरी और इक्विपमेंट पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको बिल्ड करना चाहिए। और हमें इनोवेटिव सिस्टम्स बनाने हैं, जैसे कि ग्लोबल लेसन हम ले सकते हैं। सिलिकॉन वैली जैसे ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन का हब है, तो वैसे ग्लोबल लेसन हम उनसे ले सकते हैं। तो इंडिया में अभी क्या नीड है इसके लिए, कि बेसिकली आपको स्टेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए, और इन हाउस प्रोटोटाइपिंग बनानी पड़ेगी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। अलाइन करना पड़ेगा आपको इंजीनियरिंग एजुकेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि वो सपोर्ट कर सके हमारे स्टार्टअप्स को। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन में ये क्या बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो अभी हमारा 0.65% जीडीपी का यूज़ होता है वो 2% कर देना चाहिए और एलोकेट करना चाहिए 1% ऑफ जीडीपी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। और जो हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको भी चेंज करना चाहिए, ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज हो सके। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है वाई इंडिया मस्ट गेट कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है, पहले तो सोशल रियलिटीज़ इंडिया की समझने के लिए, और हमें जो पॉलिसी बनाते हैं वो उसको मोर इंक्लूसिव और इक्विटी बेस्ड बनाने के लिए। और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो दिए जाते हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इलेक्शंस में, तो उसको बेसिकली मोर जस्ट बनाने के लिए। अब हिस्ट्री अगर देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद प्री इंडिपेंडेंस में जब ब्रिटिशर जो है वो एबॉलिश करना चाहते थे कास्ट सिस्टम, और सोशल जस्टिस भी चाहते थे, बट ये दोनों जो गोल थे वो कॉन्ट्रडिक्टरी थे, कॉन्फ्लिक्ट करते थे। और ये हम फिर कास्ट ना काउंट करना एक पॉलिसी ब्लाइंडनेस बन गई पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, और हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिला जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको। फिर 1951 के बाद ओबीसीज जो सिर्फ एससी और एसटी काउंट किए जाते थे, ओबीसीज नहीं काउंट किए जाते थे, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया था कास्ट एनुमरेट करना। तो ओबीसीज यहाँ पे रह गए और उनकी काउंटिंग नहीं हुई। अब अभी क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि ओबीसी में जो है सिर्फ जो एलीट ओबीसीज हैं उनको ही रिजर्वेशन मिल रहा है, जो बाकी जो नीचे के हैं वो अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। तो अभी जैसे न्यू थिंग्स क्या हो रही हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉपर डेटा रहेगा तो उस हिसाब से हम रिजर्वेशन दे सकेंगे, तो ये भी एसेंशियल है। फिर 2011 में जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था वो फेल हो गया था, बेसिकली किन रीजंस की वजह से। उसको एक तो कोई पहली बात लीगल बैकिंग नहीं थी, दूसरा हमने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की वो गलत यूज़ थी, और जो क्वेश्चंस पूछे गए वो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे। तो हम यहाँ पे लेसन्स लर्न कर सकते हैं। बिहार में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया तो उससे लेसन लर्न कर सकते हैं कि कैसे कराना है। ब्लूप्रिंट जो हमारा न्यू कास्ट सेंसस का होगा वो बेसिकली उसके लिए क्या सजेशन देते हैं कि अब की बार जो कास्ट सेंसस होना चाहिए वो लीगल बैकिंग होनी चाहिए उसको, जो कि हमें सेंसस एक्ट 1940 एक्ट अमेंड करके उसको लीगल बैकिंग देनी कास्ट सेंसस को, और सेंसस कमिश्नर को ये काम देना है, ना कि कृषि मिनिस्ट्री को जिसको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होता है। क्वेश्चंस जो है वो क्लोज एंडेड होने चाहिए, ऑप्शंस बेस्ड होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, और स्टेट स्पेसिफिक से कास्ट लिस्ट पहले बनाई जाए। इन्यूमरेटर्स जो भी सेंसस डेटा कलेक्ट करेंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाए प्रॉपर। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि ह्यूमन एरर बहुत कम हो।
और ऑडिट कराया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे डाटा इंटीग्रिटी इंप्रूव हो, और स्टेट्स में पहले पायलट टेस्टिंग की जाए इससे पूरे नेशन वाइड सेंसस कराने से पहले। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो राइट टू नो के बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने विकीमीडिया फाउंडेशन को जो है विकीपीडिया के कुछ पेजेस रिमूव करने के लिए बोल रहे थे अक्टूबर 2024 में। इशू ये आया है कि न्यू पेज उन्होंने बनाया जिसमें लोगों ने अपने व्यूज़ जो है जजेस को डिफेमेशन और जज ऑर्डर्स को नेगेटिव कमेंट जज के ऑर्डर्स को नेगेटिव कमेंट्स करे वहाँ पे, तो वो कोर्ट ने एज अ कंटेम्प्ट समझा अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि हर इम्पॉर्टेंट इशू के लिए पब्लिक और मीडिया का डिबेट नेसेसरी है। अगर इवन के कोर्ट जो केस है वो कोर्ट में है तब भी पब्लिक और मीडिया का डिबेट ज़रूरी होता है। फिर यहाँ राइट टू नो के बारे में क्या है कि आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 में ये हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका राइट टू नो। अब ये ज़रूरी क्यों होता है? अगर राइट टू नो होगा पब्लिक के पास तभी वो पब्लिक पार्टिसिपेट कर पाएगी किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, प्लस जस्टिस भी उनको मिल पाएगा। अब ये राइट टू नो को सप्रेस करना है, मतलब कि इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो शेयरिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि अगर आप किसी फोरम पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट का। और पब्लिसिटी कोर्ट जो आपकी पब्लिसिटी कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स हैं उसकी जो कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स है उसकी पब्लिसिटी होना ज़रूरी है। और क्योंकि जो फॉर्मर CJI चंद्रचूड़ जी उन्होंने बोला था कि जज भी ट्रायल पे होता है, जब वो एक केस ट्रायल कर रहा होता है तो जज इज़ ऑल्सो ऑन द ट्रायल। तो अब लास्ट में यही बोला कि राइट टू नो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमें स्टार्टिंग से ही रेस्पेक्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वुमेन्स के बारे में है। वुमेन हमारी लार्जली इनविजिबल हैं जो हमारी पॉलिसी मेकिंग और लीडरशिप में। तो अब इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि वो हमेशा से फ्रंट लाइन वॉरियर्स रही हैं। जैसे तमिलनाडु में कोस्टल जो वुमेन्स थी वो उन्होंने कुंडाकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट फाइट की। फिर बांग्लादेश में फूलबारी में उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी फाइट की कोल माइनिंग के लिए। उड़ीसा के सीजी मली में जो है रेजिस्ट किया जो फॉरेस्ट माइनिंग हो रहा था उसके खिलाफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाठक काफ़ी फेमस हुई थी, पाटकर। तो अब लेकिन ये सब इनके इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी ये डिसीजन मेकिंग में एब्सेंट है बोलते हैं। इनको कंसल्टेशन में प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट सिर्फ नेम्स में है, बट इन रियलिटी ये एब्सेंट है। और इनके जो भी इंसाइट्स होते हैं, जो भी व्यूज़ होते हैं, उनको इमोशनल कंसिडर करके इग्नोर कर दिया जाता है। फिर वीक इम्प्लीमेंटेशन, जो लॉज के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनका वीक इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट और पीसा एक्ट के अंदर जो है इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया है और ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन भी दिया गया है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होता नहीं है। और नेपाल में जो है जॉइंट लैंड ओन पॉलिसी है कि मेल और वुमेन दोनों जॉइंट लैंड ओन करते हैं। बट रियलिटी में क्या होता है कि टाइटल्स, जो लैंड टाइटल्स होते हैं मोस्टली मेंस के पास होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो जेंडर ब्लाइंड होता है कि मेंस को ज़्यादा फेवर करता है। और अगर डिस्प्लेस किए जाते हैं वो अपनी जगह से तो राइट कंपनसेशन वुमेन को नहीं मिलता है। इम्पैक्ट इसका क्लाइमेट चेंज पे क्या है कि जो है उन्हें बहुत दूर तक पानी कई जगहों पे लेने जाना पड़ता है। रेगिस्तान के इलाकों में केयर वर्क ज़्यादा रहता है और ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क, और पे बहुत कम है। क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान में उनकी जो क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान में उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता है। तो अभी उसमें आर्टिकल में क्या बोलते हैं, नीड क्या है? नीड है उनके इंक्लूसिव कंसल्टेशन की, उनको भी कंसल्टेशन में इंक्लूड किया जाए। वुमेन फ्रेंडली जो है टाइम एंड स्पेसेस उनको भी दिया जाए। लीगल एड दिया जाए, प्रॉपर लोकल लैंग्वेज एक्सेस हो उनके लिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। रिकॉग्नाइज़ करें इंडिपेंडेंट लैंड ओनर्स को, उनको एज अ इंडिपेंडेंट लैंड ओनर। और सपोर्ट करना चाहिए वुमेन लीडरशिप को, जैसे NGOs में नॉलेज जो उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में नेगोशिएटिंग टेबल्स पे उनको लाना चाहिए और लेजिस्लेचर्स में इंक्लूड करना चाहिए। तो लास्ट में वही बोलते हैं कि वुमेन जो है उसको लीड करना चाहिए, तभी डेवलपमेंट जो है ट्रूली डेमोक्रेटिक होगा और जस्ट क्लाइमेट एक्शन हम इंश्योर कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ट्विन चैलेंज फॉर MP पुलिस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि सतना पुलिस स्टेशन में भी हेड कांस्टेबल को गोली मार दी गई। तो इसमें अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं और ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं उनके। तो इसमें फॉल्ट कहाँ पे? फॉल्ट बेसिकली बताया गया कि जब भी कोई मॉब अटैक होता है तो हम उनको बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है ऑर्डर्स के लिए, वेट टू लॉन्ग एक्टिंग अगेंस्ट द मॉब। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इससे डबल प्रेशर होता है, एक तो पब्लिक सेफ्टी का प्लस पॉलिटिकल प्रेशर।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पोस्टिंग्स होती हैं उनकी, और ट्रेनिंग बहुत कम होती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो ये सारा क्या करता है, जो पुलिस का मोरल है वो डाउन करता है। तो इस चीज़ के लिए वो ऑथर बोलते हैं नीड क्या है कि उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, और पॉलिटिकल प्रेशर के बिना पुलिसिंग करना आना चाहिए, और पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग होनी चाहिए, ताकि लोग जाके वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके डरे नहीं किसी भी मिस ट्रीटमेंट के लिए। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू के। तो ऐसे ही आर्टिकल्स थोड़ी देर में कवर करने के लिए द हिंदू के इम्पॉर्टेंट डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है न्यूज़पेपर डिकोडेड। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।